ए साइन थीटा, ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस था, याद होगा। ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अगर ये कंडीशन ओबे हो रहा है तो डार्क फ्रिंज बनेगा, ये जस्ट उल्टा हो गया, डार्क फ्रिंज बनेगा या मिनिमा होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, जहां पर n का वैल्यू आपको 1 से डालना है, 0 से मत डाल देना। इसका मतलब है कि जब पाथ डिफरेंस, ध्यान देंगे, जब पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा क्या होता है, पाथ डिफरेंस सबको पता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू है। जब पाथ डिफरेंस बच्चों 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा डॉट 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 एन लेमडा हुआ, तो उस जगह पे लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि फ्रिंज का विड्थ सेम नहीं रहता, बताया था हमने, डिफ्रैक्शन में ब्राइटनेस कम होती है, डार्कनेस बढ़ता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों आज ब्राइट फ्रिंज की। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसका एंगुलर पोजीशन अगर आपसे निकाला पूछा जाए तो ये डिवाइड में हो जाता था। अगर कोई पूछे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन यानी थीटा बोलो या साइन थीटा बोलो, क्या हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन ए। ठीक है, यानी पहला बनेगा लेमडा बाई ए पे, दूसरा बनेगा 2 लेमडा बाई ए पे एंड सो ऑन। ओके, अब ऐसा हुआ क्यों है ये भी समझ लेते हैं, ध्यान देंगे, हम आपको बता रहे हैं। कोई बोलेगा ना कि ऐसा क्यों हो गया सर, उल्टा क्यों हो गया। तो ये है सेंट्रल ब्राइट और ये है सेंटर और ये है ए है, ये है बी, याद है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, जो ए बी है, ए बी पूरा एक स्लिट है जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर ब्राइट बन गया भाई, फर्स्ट डार्क बन गया। तो क्यों डार्क बना होगा आपको समझाते हैं, ध्यान देना, ध्यान समझना। मान लो एक लाइट ए से चला, तुमको याद है यहां और यहां के बीच का डिफरेंस लेमडा बाई 2 था, था कि नहीं था। ओके, यहां से यहां तक की दूरी लेमडा बाई 2 और यहां से यहां तक भी लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, समझो। यहां से जो लाइट गई और ओ से जो लाइट गई उसके बीच का पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। यहां पर कुछ पॉइंट्स और बना रहे हैं और यहां पर भी। अब तुम देखो, मान लो ए से एक लाइट गई और ओ से एक लाइट गई, बताओ इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 2 है ना, लेमडा बाई 2 कल निकाले थे हमने। अच्छा, अब देखो ये पहला पॉइंट, इससे थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, यहां का पॉइंट, और इससे भी थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, यहां का पॉइंट देखो, ये इस पॉइंट से अगर लाइट गई और इस पॉइंट से लाइट गई तो फिर से लेमडा बाई 2 का डिफरेंस होगा, दिख रहा है, जितना नीचे उसमें हम आए उतना नीचे इसमें आ गए। फिर इसके बाद एक और कोई पॉइंट लो, फिर इसके नीचे भी एक और कोई पॉइंट लो, सबके बीच कितने का डिफरेंस होगा, लेमडा बाई 2। अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी के बीच में मान लेते कि 100 पॉइंट सोर्स है, कितने सोर्स है, 100। तुमको हम क्या बताया था, हर वेव फ्रंट पे इनफाइनाइट सोर्सेस होते हैं ना, कल हम बताए थे कि डिफ्रैक्शन कैसे बनता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स की तरह यहां पे काम करता है। तो अब यहां पे इनफाइनाइट सोर्स है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 100। मान लो कि 100 सोर्स है, 100 को हमने दो हिस्से में बांटा, कोई बच्चा दो हिस्से में क्यों बांटे वो भी हम बताएंगे, दो हिस्से में क्यों बांटे। अब फर्स्ट डार्क की बात करो इसलिए दो हिस्से, सेकंड की बात करोगे तो 4 हिस्से, ऐसे बांटेंगे हम लोग, ध्यान दो इधर। तो इसको हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, दो हिस्से में डिवाइड किया, मान लो यहां पर 50 पॉइंट और यहां पे भी 50 पॉइंट है, तो यहां हम पहला पॉइंट लिए और यहां पर जाके 25 नंबर लिए बीचों बीच, तो पहले और 25 के बीच में डिफरेंस 25 का होगा, 24 का जो भी है। फिर यहां पर हम दूसरा लिए तो यहां पर अगला पॉइंट लेंगे 26 नंबर, फिर माइनस करो वही डिफरेंस आएगा। फिर यहां तीसरा लेंगे, यहां तीसरा सोर्स लेंगे और यहां पर कौन सा लेंगे 27 नंबर, फिर माइनस करो वही डिफरेंस आया, यानी हर बार पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, लेमडा बाई 2। अब बताओ मेरे को, ध्यान समझना, दो सोर्स से लाइट जा रहा है और उसके बीच का लेमडा बाई 2 डिफरेंस है,
तो लैम्डा बाई 2 डिफरेंस पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। याद करो, तुम पढ़े हो। तो कंडीशन बदला नहीं है, मत बोलना उल्टा हो गया, कंडीशन बदला नहीं, ये मिटा दो तो कंफ्यूजन होगा। तो लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इस वजह से क्रिस्टॉफ से कट गया, तो आपको डार्क मिला। अब समझना अब हो क्या रहा है, हम लोग ए ओ के बीच का नहीं देख रहे हैं डिफरेंस, सीधे कहां देख रहे हैं, ए बी। ये वाला जो देखा हुआ है पार्ट डिफरेंस, वो कहां से कहां तक का देखा है, ए से बी तक का। बट असली में क्या हो रहा है, ए से ओ और ओ से बी ऐसे देखना चाहिए, दो सोर्स है, यहां पे भी देखो ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बच्चों, तो हम आपको एक्सप्लेनेशन नोट करते रहे। देखो बच्चों, तो हमने लिख दिया है कहानी, आप सुन पढ़ ले। पूरा डिवाइड ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ए बी को 2 इक्वल पार्ट में काट दो, ए ओ और ओ बी। ए ओ और ओ बी किसके इक्वल है, लैम्डा बाई 2 के। किसके इक्वल है, लैम्डा बाई 2 के। फॉर एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड ओ, ए और ओ के बीच हर पॉइंट का, मान लो यहाँ पर 50 पॉइंट है, तो हर पॉइंट का देयर इज ए पेयरिंग पॉइंट, एक पेयर पॉइंट होगा, पेयरिंग पॉइंट सोर्स बिटवीन बी एंड ओ, इसका एक जोड़ीदार होगा यहाँ पर बी और ओ के बीच में, दैट गिव द पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, जो भी पार्ट डिफरेंस कितना दे देगा, लैम्डा बाई 2 का। एज ए रिजल्ट, अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो क्या होगा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पी पे, और पी डार्क बन जाएगा। तो लोकेशन ऑफ nth डार्क है, तो फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट डार्क का लोकेशन, लोकेशन समझता है ना, हाइट, यहाँ से हाइट को y बोलते हैं हम लोग, तो हाइट कितना है, तो ये इससे निकल जाएगा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस ये होता है डार्क का, और एंगुलर पोजीशन ये होता है। सबको समझ में आ गया। अब कोई बोले कि सर 2 लैम्डा को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो जब यहां से यहां के बीच का डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, तो इसको 4 भाग में डिवाइड करना। कितने भाग में डिवाइड करना, 4 भाग में, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई, समझना ध्यान से। ए पी क्यू 1 2 3 आर। अब समझना, अब देखो ए से जो लाइट जाएगा और पी से जो लाइट जाएगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो लैम्डा बाई 2, तो ये इसको काट देगा लाइट, डिस्ट्रक्टिव। समझना ध्यान से, ए से लेकर के पी के बीच के लाइट को पी से बी क्यू वाले पूरे काट देंगे, खत्म, जैसे यहां हुआ है देखो। फिर समझना, क्यू से लेकर के आर तक के लाइट, क्यू से आर तक का जो लाइट जाएगा उसको आर से लेकर के बी तक के सब काट देंगे मिलके, क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, हमेशा लैम्डा बाई 2। इस तरह से स्क्रीन पे कोई लाइट पहुंचेगी नहीं। समझ गया कि नहीं समझा, बताओ। तो पहुंचेगी नहीं, तो फिर से डिस्ट्रक्टिव हो गया, यानी लैम्डा बाई 2 के टुकड़े में इसको काटना है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, आप फट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को ब्राइट फ्रिंज कैसे बनता है, ध्यान देंगे। तो देखो ध्यान सुना, इट इज ऑब्जर्व दैट, चलो है, ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ब्राइट, पहला ब्राइट कहां बनेगा, थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो, ये स्क्रीन है, ये आपका स्लिट है जो भी ए बी, यहाँ बीचों बीच ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, और इसके ऊपर, यानी कितना ऊपर, कितना दूरी ऊपर बताइए, वाई एन का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी एन लैम्डा डी बाई ए, तो 1 डाल दो, तो कितना आ गया, लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। यहाँ पर फर्स्ट डार्क था, ये क्या था, फर्स्ट डार्क, तो क्या लिखेंगे, वाई 1d, फर्स्ट डार्क का पोजीशन है लैम्डा डी बाई ए, ओके। यहाँ पर भी फर्स्ट डार्क होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है ना, यानी देखो यहां से डार्क चालू हुआ, आप समझना, और यहां से यहां तक तो पूरा सेंट्रल ब्राइट था, यहां से यहां तक पूरा क्या था, सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट ऊपर भी फैला है और नीचे भी, जितना ऊपर है उतना नीचे। अब देखा गया बच्चों की, ध्यान देना, अब देखा गया कि जब पाथ डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट ब्राइट के लिए, इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ब्राइट इज फॉर्म्ड व्हेन पाथ डिफरेंस, जब बच्चों पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है, बिल्कुल उल्टा हो रहा होगा, 3 लैम्डा बाई 2, तो याद करो डिफ्रैक्शन में 3 लैम्डा बाई 2 पे ब्राइट बना था, डार्क बना था।
ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 पे। अब सवाल है कैसे, तो इसको हम लोग कैसे भी समझते हैं, ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। तो हमने क्या बोला है तुमको, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आप इसको जितने है उतना लैम्डा बाई 2 में तोड़ना। आप बताओ 3 लैम्डा बाई 2 को कितने टुकड़े में तोड़ोगे, लैम्डा बाई 2 के 3, कितने में 3। ठीक है, अब समझो कैसे, ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेशन या रीजन बोल दो। रीजन क्या है, तो देखना है यहाँ पर डिवाइड करना है आपको, डिवाइड ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, ए पी, पी क्यू और क्यू बी, सबका गैप लैम्डा बाई 2 का है। अब सुनो, ए से चलने वाले लाइट, ई और पी के बीच में जितने भी सोर्स हैं और पी और क्यू के बीच में जितने भी सोर्स हैं, यहां से जो लाइट चलेगा, मान लो यहां से चला पहला नंबर लाइट, यहां से भी चलेगा अपना 10वां नंबर, तो डिफरेंस 9 का। फिर यहां से दूसरा चला, यहाँ कौन से चलेगा, 11वें से चलेगा लाइट, तो वो डिफरेंस फिर से 9 का। समझ में आ रहा है, इस तरह सभी लाइट सोर्स के बीच पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2। तो सिमिलरली आप समझो इसको ध्यान से कहानी को, कि फॉर एवरी पॉइंट, for every point between A and P there is a pairing point between P and Q which have path difference lambda by 2, so they get cancel, तब वो कैंसिल हो जाएगा। बट अब देखो, इसका लाइट चला, इसमें से चला काट गया, बट इसका तो नहीं कटा है किसी से, क्योंकि ऑड है ये, समझ रहा है। ये देखो इवन था ये, यहाँ पे जितने पेयर है, यहाँ पे इतने पेयर है, वो सब काट लिए एक दूसरे को, जैसे अभी हम पहले एक्सप्लेन किए थे। बट ये वाला बच गया, ठीक है, ये वाला बच गया कि नहीं बच गया। बट द लाइट wave from QB reaches on screen and form bright fringe। समझना इसकी कहानी कैसे एक्सप्लेन की गई है। क्या किया जा रहा है, इसको लैम्डा बाई 2 के टुकड़े में तोड़ा जा रहा है। कितने टुकड़े में, लैम्डा बाई 2 के। यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, तो 3 टुकड़े तोड़े, ठीक है। तो इसका बोलते हैं इसमें से पूरे पॉइंट कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका पहला पॉइंट और इसका एक पॉइंट, इसका कोई भी एक पॉइंट पढ़ो, जस्ट इसमें एक ऐसा पेयर मिल जाएगा जो जिन दोनों के बीच का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। इसमें से चलने वाली सारी लाइट और इसमें से चलने वाली सारी लाइट एक दूसरे को काट लेंगे, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। बट क्यूबी पहुंचेगा, ध्यान दो, क्यूबी से लाइट पहुंचेगा, क्यूबी से लाइट पहुंचेगा और वहां पर ब्राइट बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्यों ध्यान से सुनना, अब मेरे को बताओ, यहां पर पहले 100 सोर्स थे, ध्यान दो ना इधर, मान लो 100 सोर्स थे, तो 33 दो पार्ट तो कट गया, अब बचा कितना, 1/3। तो जब सोर्स कम बचा है तो यहां जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी कम होगी ना, कम होगी कि नहीं होगी। इसीलिए तुमको हम बताए थे कि ब्राइट की इंटेंसिटी घटती है। समझा क्यों घटता है इंटेंसिटी, बताओ बच्चों, समझ में आ रहा क्यों घटता है। दैट इज ब्राइट रीजन इज फॉर्म bright region is formed only by sources between QB। ब्राइट रीजन बनेगा सिर्फ QB सोर्स से, किससे, QB सोर्स से। सो इंटेंसिटी
डिक्रीजेस, इंटेंसिटी घट जाता है, ठीक है, इंटेंसिटी घट जाता है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे बच्चों। तो आपने देखा कि जब पाथ डिफरेंस, तो हम लोग समझ गए हम लोग कि 10 इस प्रकार फॉर ब्राइट रीजन, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2। देखो लैम्डा बाई 2 नहीं है इसमें, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। नहीं ऑड है ना, तो ऑड को क्या लिख लेते हैं हम लोग, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, n का वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2। नहीं यहाँ प्लस दो, क्यों प्लस देंगे, क्योंकि हमको n 1 से चालू करना है, समझा, तो हाँ बोलो n 1 से चालू करना है, तो 1 रखोगे तो अब ना 2 1 जा 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, नहीं तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 तो चाहिए ही नहीं, तो ये ऑड मल्टीपल। अच्छा, एंड वी नो दैट, आप लोग कल भी डिराइव किए था, फिर नहीं करते हम लोग जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बताओ, कॉपी में देखो होगा, a sin थीटा, कल ही कराए हैं, ये दोनों फिर से इक्वल होगा, आगे तुमको कहानी पता है ना, a डिवाइड में जाएगा, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, पता है नहीं पता है बच्चों, और थीटा लिख देंगे, थीटा को हम लोग tan थीटा लिख देंगे, tan थीटा का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, ये हो गया d, ये हो गया y, ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे एंगुलर विड्थ इसका, एंगुलर विड्थ बता दोगे ना, साइन थीटा, एंगुलर पोजीशन, यहां से साइन थीटा बाई इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, समझ गया होगा। यानी अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ध्यान देना, नोट कर लिया आपने, जल्दी बताया, इतना नोट कर लिया क्या आपने पढ़ा। अच्छा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी देख लेते हैं, देखो इधर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बीच में जो मैक्सिमा है, ध्यान देंगे इधर, बीच में जो मैक्सिमा बनता है वो कैसा बनता है, देखो, तो यहां से कुछ एंगल ऊपर तक बनता है, देखो यहां से चालू हो रहा है y फर्स्ट डार्क, इसके इधर डार्क है, तो यहां तक तो ब्राइट है, और यहां नीचे भी वैसे ही होता है, यहां से डार्क चालू हो रहा, तो यहां से यहां तक क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, ऊपर भी थीटा एंगल, नीचे भी थीटा एंगल, तो टोटल कितना थीटा एंगल बना दिया, 2 थीटा, तो विड्थ इसका हो जाता है डबल, डबल हो जाता है, डबल विड्थ हो जाता है बच्चों, ठीक है, एंगुलर विड्थ हो जाएगा इसका डबल, 2 लैम्डा डी बाई ए, ये विड्थ हो गया। और कोई बोला एंगुलर विड्थ बताओ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, तो 2 थीटा आप बोल सकते हो, 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये समझा डबल क्यों है, ऊपर भी थीटा एंगल, नीचे भी थीटा एंगल, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 लैम्डा बाई ए होगा ना, थीटा लैम्डा बाई ए था ना, अभी sin थीटा निकाले थे, था कि नहीं, याद है ना, ओके। अच्छा, अब देखो विड्थ, विड्थ कैसे आएगा, आप डाल दो थीटा का वैल्यू tan थीटा y बाई डी करके डाल सकते हो, तो 2 लैम्डा डी बाई ए, ये ऊपर भी लैम्डा डी बाई ए, नीचे लैम्डा डी बाई ए, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 2 लैम्डा डी बाई ए, समझ में आ गया, हाँ ना बोलेंगे बच्चों, सबको समझ में आ गया क्या, जल्दी बताइए। डिफ्रैक्शन का क्या कंक्लूजन है, तो डिफ्रैक्शन का क्या कंक्लूजन है, देखो ब्राइट कहां कहां बनेगा, चलिए हम लोग इंटरफेरेंस वाला लिख लेते हैं, फिर देखते हैं
नहीं रहने दो, एक बार डिफरेंस ही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, डिफरेंस लिख लेते हैं। ओके, नोट कर लिया आपने। तो एक तो आप डेफिनेशन लिखो, एक तो आप डिफाइन करो। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर लेंगे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लाइट वेव ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम सेम फ्रीक्वेंसी। पढ़े हो ना, आपको डिफिनेशन पढ़ाया गया दोनों का कि दो लाइट वेव अगर एक ही मीडियम में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही एम्पलीट्यूड का जा रहा है तो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होकर के कहीं ब्राइट बनता है, कहीं डार्क बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरफियरेंस। और डिफ्रैक्शन, कॉर्नर पे लाइट बेंड हो जाती है, शैडो रीजन में चली जाती है, याद है ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्रैक्शन। आज से बाद इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन याद तो हो गया ना। इंटरफियरेंस मिक्स होना, डिफ्रैक्शन शैडो रीजन में मुड़ जाना। अब देखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाई डबल स्लिट। इसको बनाने के लिए बच्चों दो गो स्लिट लगा था, याद है? S1 और S2 लगा था ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसको बनाने के लिए तुम खुद से लिख लोगे कितने स्लिट लगे थे, बताओ? एक स्लिट लगा था। अगला, इट इज फॉर्म्ड बाई सुपरपोजिशन ऑफ, कौन बता रहा है किस चीज का सुपरपोजिशन हुआ था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स, कल बताया था हमने। और यहां पर किस चीज का सुपरपोजिशन हुआ था? वेवलेट्स का। वेरी गुड। सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। आप अच्छे से लिखना बच्चों, हम बस ये बता रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा इंटरफियरेंस में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट कांस्टेंट रहता है, जितना चमकीला था, बताया था ना हमने। इंटरफियरेंस में क्या होता है, जितना चमकीला ब्राइट है वो सब जगह उतना ही चमकीला है, घटेगा नहीं। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। और यहां पर इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें विड्थ की। विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर कांस्टेंट। सारे ब्राइट और डार्क का फ्रिंज विड्थ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहां पर क्या होता है कि फ्रिंज विड्थ ऑफ, ध्यान देंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट डिक्रीज होता है एंड डार्क का इंक्रीज होता है। समझा कि नहीं? अंधेरा कायम रहे, बार बार बताते हैं। मतलब ब्राइट वाला बीच वाला खूब मोटा है, उसके बाद थोड़ा पतला 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 डाइवर्ज हो जाएगा, और ये ब्राइट वाला घटेगा और डार्क वाला बढ़ेगा इसमें। उसके बाद बताइए, उसके बाद कुछ बता रहे हैं कि हम बताएं? इसमें देखो, हाँ, पार्ट डिफरेंस, इसका पार्ट डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका पार्ट डिफरेंस बच्चों थोड़ा ध्यान देना, दिल से देखना, मजा आएगा। पार्ट डिफरेंस था 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा। किसके लिए? फॉर ब्राइट। किसके लिए था ये? फॉर ब्राइट। इसमें पार्ट डिफरेंस, अच्छा डार्क के लिए क्या था? डार्क के लिए था 1 लैम्डा बाई 2, याद है? 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 था। अब आ जाओ यहां पर, देखना अब तुमको पूरा फील होगा। कहाँ चुप हो गए रे हम? कौन अफवाह फैला रही है लड़की? सर चुप हो जाते हैं, मुंह में बना रहे मेरे को। व्हाट्सएप चला रही है, घर वाले बोलते व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो बोल रही है कि सर चुप हो जाते हैं। समझा? मेरे को पूरा समझ गया। कौन है सियाना इतना?
तो पाथ डिफरेंस फॉर इंटरफेरेंस, ये बहुत दिमाग से डाल लेना भाई, इसको बहुत जरूरत है इसकी। ये तो कंक्लूजन, यही बाहुबली पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 तुम देख लिया, कंक्लूजन यही है। देखो इसका ये तो तुमको रट गया होगा ना ब्राइट। अब इसका उल्टा है, देखो कोई कोई बोलता है उल्टा है, देखना कैसे उल्टा है। यहाँ पर डेल्टा एक्स, यहाँ पे तुमको याद होगा डार्क बनता है बट जीरो नहीं होता है, बिकॉज जीरो तो सेंट्रल ब्राइट है। ये बहुत दिल से लेना भाई, जीरो पर नहीं बट यहां से चलेगा वो। याद है यहाँ n 1 से चालू और यहाँ n 0 से, तो इसमें होगा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा डॉट 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 n लेमडा। और दिल से लेना भाई इसको, n लेमडा पर डार्क बन गया। बट कुछ मूर्ख लोग का याद करते हैं, रटते हैं, इसका उल्टा, इसमें जिसमें ब्राइट बना था वो इसमें डार्क बना है, तो फंस गए तुम। इसमें जीरो पे तो ब्राइट बना था, इसमें भी जीरो पे ब्राइट बना है। सेंट्रल ब्राइट तो है ना जी, क्योंकि सेंटर में दोनों से, जैसे सेंटर में ऐसा नहीं होगा जो तुम कहानी सुने ना कि ए और बी के बीच को काट जाएगा, नहीं कटेगा। बिकॉज सेंटर में क्या होगा, मान लो ए है बी है, इसको तुम दो टुकड़े में डिवाइड किए, यहां पहुंचना है, तो ए से एक लाइट आया, दो बी से आया, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, जीरो। और जीरो पाथ डिफरेंस होने पर क्या बनता है, ब्राइटेज बनता है। मान लो ए के नीचे एक पॉइंट माने, यहां से लाइट चला, इसके भी नीचे एक पॉइंट माने, यहां से लाइट चला, उनके बीच का भी पाथ डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। सारे ए ओ के बीच के सारे पॉइंट और बी ओ के बीच के सारे पॉइंट से चलने वाले लाइट सोर्स का पाथ डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा सेंटर पर, इस वजह से हमेशा वो ब्राइट ही बनेगा। ओके, तो आप एक चीज तो गौर किए होगा ना, कहानी नहीं बदली है, ये ध्यान देना। बच्चे क्या बोलते कहानी बदल गई, नहीं 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 नहीं, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव अभी भी हुआ है, और पाथ डिफरेंस लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव होता है। बट यहां क्या हो रहा है कि जब ठीक है, तो आपको एक बार में इसको समझा देंगे, अभी आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जीरो पाथ डिफरेंस पर ब्राइट बना था, 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी, बट जीरो छोड़ देना है। देखो जीरो छोड़ देना है। हम आपको एक ट्रिक बता दें, देखो दोनों में ब्लू पेन से गोला बनाया है, देखो ये इंटरफेरेंस के ब्राइट का पाथ डिफरेंस है, ये डार्क का है। अब क्या करो, दोनों में से एगो हटा के क्रॉस कर दो, फील हुआ नहीं हुआ, अरे यार देखो दोनों में से एगो हटा देना है, क्योंकि ये दोनों में से एक एक नहीं है। जीरो वाला हटा दो तो ये बच गया, यहाँ ब्राइट का है तो डार्क में चला गया, ये वाला हटा दो तो ये डार्क का है तो ब्राइट में चला गया। समझ गया क्या, हाँ बोलो। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है 3 लेमडा बाई 2, देखो 3 लेमडा बाई 2 से चालू हुआ है, 1 लेमडा बाई 2 से चालू नहीं हुआ, बिकॉज 3 टुकड़े हम काटते थे पहले वाले को। कोई बोला एक टुकड़ा काट लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लेमडा बाई 2 का डिफरेंस वाला नहीं बनता। 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, इसको 2n प्लस 1 लिखा गया। अंतर समझा क्यों प्लस 1 लिखा है, तो यहां पर बन रहा ब्राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिल से छू लो, जीरो। वाओ वाओ, क्यों जीरो इसमें है बताओ, सेंट्रल ब्राइट, ये तो भाई जाएगा सेंट्रल ब्राइट। तो यहां ब्राइट बना, बोलो समझ में आया तो हाँ बोलो, यहां बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग बोलेगा। ओके वेरी गुड, चलिए तो आगे लोकेशन देखना, तो y n ब्राइट याद होगा आपको, तो इसमें क्या था, n लैम्डा d बाई स्मॉल d था, याद आया। ये लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज या मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा बोलना चाहिए, मैक्सिमा या ब्राइट का लोकेशन कहां से फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। कहां से नापा जाता है सब, सेंट्रल ब्राइट से। अगला बताओ y n डार्क क्या था, यहाँ पे 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी था, 2d था कि नहीं था, यह था लोकेशन ऑफ फॉर मिनिमा या डार्क फ्रिंज फ्रॉम, कहां से रे, सेंट्रल ब्राइट से भी नापना था, ठीक है। और दोनों तरफ बनता है, ये बात क्लियर है ना, डार्क और ब्राइट। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो लोकेशन ऑफ y nth ब्राइट क्या होगा, अभी तुमने निकाला था nth ब्राइट का लोकेशन 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई स्मॉल a, ये आया था ना, ये आया था क्या बच्चों, आप देखिए निकाले अभी डेरिवेशन थोड़ी देर पहले, आया था कि नहीं आया था, अपॉन 2a है शायद, 2a है क्या, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 2a था ना, तो बहुत आसान में याद दिलाते, देखो पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 था कि नहीं था,
तो अपॉन में 2 रहेगा। तो ये देखो, ये आपको फील हो रहा होगा कि ये वाला उठ के यहाँ चला गया, नहीं हो रहा है, बस ए की जगह डी है वहां पे। यहाँ पर डी क्या था, 2 स्लिट के बीच की दूरी, और वो ए क्या है, स्लिट विड्थ, छेद का मोटाई। समझ में आया छेद कितना बड़ा है ये, और ये सेम ही लग रहा होगा। ये हो गया लोकेशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन है, ठीक है। ये भी फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट है। अच्छा, वाई एन डार्क, ये आ रहा है कितना बताओ, ये सेम आएगा सर, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल ए लिखना है यहाँ पे। ये भी लोकेशन हो गया nth डार्क का फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद ही सब कुछ डिसाइड करना है। ये हो गया लोकेशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। बहुत अच्छे। अब एंगुलर विड्थ कोई पूछे तो बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे, हम बताते हैं। इसमें से डी मिटा देना, कैपिटल डी, बस खत्म। ठीक बता दिया हमने कि बता दें, एंगुलर विड्थ के लिए बस क्या मिटा देना, कैपिटल डी। कोई बोला का है, तो देखो हम फील करा रहे हैं। तो याद करो एंगुलर विड्थ ऐसे सा, ए sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ sin थीटा निकालते थे, sin थीटा निकालते थे कि नहीं निकालते थे, एन लैम्डा बाई ए। अब इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, क्या नहीं है इसमें, बस कैपिटल डी नहीं है। याद रखना है, पोजीशन वाले से कैपिटल डी निकाल दिए तो क्या हो गया, एंगुलर विड्थ। हाँ बोलो, समझ में आया तो हाँ बोलो। तो हमने आपको सबको याद रखने का ट्रिक बता दिया है। देखो इतना ही आपको याद रखना है, इतना जो बोर्ड पे अभी लिखा हुआ, अभी जो बच गया फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे न्यूमेरिकल सवाल बने हैं आपके। चलिए अब हम लोग बना के देखेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। देखो बच्चों, हमने बहुत ही अच्छा आपको ग्राफ बना के दिया है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न का, ताकि आप एक एक चीज को रियली फील कर सको। थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ का, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस। इंटरफेरेंस का एक ग्राफ है बिटवीन इंटेंसिटी एंड डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस। ग्राफ बनाने के लिए हमने 2 एक्सिस यूज किया, वाई एक्सिस पे लिए इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे लिए पाथ डिफरेंस। यहाँ 0 से चालू किया, और λ/2 का गैप लेना, याद रखना। आपको पूरी कहानी में समझ में आएगा, हर जगह λ/2 का ही गैप है। तो देखो पहला 1 λ/2, ठीक है, फिर 2 λ/2 यानी लैम्डा हो गया, फिर 3 λ/2, फिर 4 λ/2 यानी 2 लैम्डा, 5 λ/2 एंड सो ऑन। उस तरह इधर माइनस लगा के लिख दो। अब आपको पता होगा कि जब पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, जब पाथ डिफरेंस 0 हो तो ब्राइट बनता है, तो ब्राइट हमने बना दिया, देखो इंटेंसिटी ज्यादा। और जब पाथ डिफरेंस λ/2 होता है तो डार्क मतलब इंटेंसिटी 0, तो ग्राफ घट के 0 पे आ गया, बिकॉज में डार्क है। फिर लैम्डा पे ब्राइट बनता है। इंटरफेरेंस याद करो, अभी हमने लिखा है, याद करो, इंटरफेरेंस में लैम्डा 2 लैम्डा पे ब्राइट, और 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 पे डार्क। इंटरफेरेंस में उसका उल्टा डिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर लैम्डा पे ब्राइट बना, बट एक खास बात है कि यहाँ इंटेंसिटी I0 था, तो यहाँ भी I0 टच है, क्योंकि इंटेंसिटी घटती नहीं है ब्राइट की इंटरफेरेंस में, याद है ना, लिखा है आपने। फिर 3 λ/2 पे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ओके। उस तो इधर भी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी हमने बनाया डिफ्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस। अब देखो 0 लिखा हमने, सेम पैटर्न पे हमने लिखा है पाथ डिफरेंस, λ/2 लैम्डा ये सब लिख दी। अब आप देखो 0 पाथ डिफरेंस पे ब्राइट बनता है, इंटेंसिटी ज्यादा, और अगला ब्राइट, ध्यान देना, अगला ब्राइट जाके 3 λ/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। फर्स्ट ब्राइट 3 λ/2, फर्स्ट ब्राइट 3 λ/2, फर्स्ट डार्क 1 लैम्डा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ डार्क बना, यहाँ ब्राइट बना, यहाँ डार्क बना, फिर यहाँ ब्राइट बना, यहाँ डार्क बना, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क बना। उसके बाद होता क्या है, इंटेंसिटी घटती है, क्योंकि आपने देखा था हमने सोर्स को 3 हिस्से में काटा था, 2 हिस्सा आपस में ही लड़ मर गए थे, एक वो पहुंचा था वहां पे, तो इंटेंसिटी कम होगा ना। फिर अगली बार हम कितने हिस्से में काटेंगे बताओ, अगली बार हम आपको कितने हिस्से में काटेंगे, 5। बहुत आसान है समझना है इसको। 5 में से 4 लोग लड़ मर जाएंगे और एक पार्ट बचेगा, तो और इंटेंसिटी घटा, क्योंकि आप लाइट सोर्स फिक्स है ना ए बी, उसको तुम 2 हिस्से में काटो, उसको तुम 5 हिस्से में काटो, समझ में आएगा कि नहीं आया, तो कम कम आएगा, ओके। तो यहाँ पर और इंटेंसिटी घटेगा। बट आप एक चीज और गौर करो कि यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट -λ/2 से +λ/2 तक है, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट -λ से +λ तक है। ओ यानी बहुत मोटा है, इसलिए सेंट्रल ब्राइट का डबल विड्थ आपको पढ़ाया गया, इसमें पढ़ाया गया ना, देख लो इसका डबल होता है, यहाँ तक आ गया हो, देखो
तो आपको अंतर आराम से समझ रहा होगा, ग्राफ की इंटेंसिटी घट रही है। अच्छा एक बात और दिख रहा होगा, यहाँ लैम्डा पे ब्राइट है तो यहाँ लैम्डा पे डार्क है, यहाँ ऊंचा है तो यहाँ गड्ढा है। समझ में आ गया? यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 पे डार्क है तो यहाँ ब्राइट है। देख लो एकदम, आप सामने सामने बनाना बढ़िया स्केल से, खूब मजा आएगा एकदम, आपको फील होगा कि कौन सा चीज कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ग्राफ नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग का डिफ्रैक्शन टॉपिक होता है खत्म। अब अगला टॉपिक है पोलराइजेशन, अनपोलराइज्ड लाइट। तो सबको पता होगा कि लाइट एक वेव है, पता तो चली गया, वेवी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और कौन सा वेव है? ऐसा वाला, ऐसे वाले को कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में वेव इधर जाता है, यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव के जाने का दिशा। और पार्टिकल कैसे हिलते हैं? यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ का पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो यहाँ का पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे, नीचे, नीचे। यानी पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं? ऐसे ऐसे, और वेव ऐसे जा रहा। मतलब वेव के चलने का दिशा और पार्टिकल के वाइब्रेट होने का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये पहली बात ध्यान रखें, ठीक है? कि इन ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल is perpendicular to the is in the plane perpendicular to the direction of propagation। दूसरी बात कि लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। सबको पता है लाइट ट्रांसवर्स वेव है, और उसमें कौन वाइब्रेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ऐसे याद है ना, लाइट आपको 11th में ही पढ़े होंगे, याद करो। 11th में आपको हम पढ़ाए कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जमीन पर, ऐसे ऐसे। याद आ रहा है? राइट है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, दोनों मिलके एक साथ ये ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये ऐसे 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 ऐसे, दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, जिसको आप बोलते हो लाइट। बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट सेम ही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे 90 के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। याद रखना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट? तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनेगा। तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ध्यान देना। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर लाइट इधर जा रहा है तो उसके पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेंगे? उस एक प्लेन के परपेंडिकुलर। थोड़ा देखेंगे इधर, इधर ध्यान दो बच्चों। ये इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लो एक लाइट है जो इधर जा रही है, यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट के जाने का दिशा। और एक प्लेन बना लो इसके परपेंडिकुलर, ध्यान दो, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन, ऐसे ऐसे कोई जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन समझता है ना, सतह। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक सतह बनाओ, ऐसा बनेगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ऐसे एक प्लेन, ये बन गया एक प्लेन परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब लाइट के पार्टिकल कैसे हिलते हैं? जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो मतलब ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं लाइट के पार्टिकल। ध्यान दो, सिर्फ हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, जैसे एक अभी बनाया था, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे रस्सी को तुम ऐसे झटक दिए,
ऐसे ऐसे वेव बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हिल रहा है ना, अपने चलने के दिशा के परपेंडिकुलर। देखो याद रखना, ट्रांसवर्स वेव हम लोग की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव में हमेशा पार्टिकल परपेंडिकुलर हिलता है, जिधर जाता है उसके परपेंडिकुलर, और लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट किया तो 90 का एंगल है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेन ही 90 का एंगल में, इसमें तुम कैसे भी हिलोगे तो इससे 90 का ही बनेगा। सोचो इधर जाना है तो ऐसे कोई हिला तो 90 का एंगल है कि नहीं? बिल्कुल है 90 का एंगल। ऐसे कोई पार्टिकल वाइब्रेट किया तो भी वो परपेंडिकुलर है, ऐसे कोई पार्टिकल वाइब्रेट किया तो भी वो परपेंडिकुलर है, ऐसे कोई वाइब्रेट किया तो भी वो पर, मतलब कितने पॉसिबल वेज है जिसमें पार्टिकल हिलेगा? बहुत सारा, बहुत सारा। सबके सब परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। जिधर मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, मान लो ऐसे नहीं चल के ऐसे ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रिक, ऐसे, समझ में आया? और जस्ट उससे 90 का एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। क्लियर है ना? मतलब कैसे भी हिलेगा तो वो इसके परपेंडिकुलर ही चल रहा है, आपको पता ही है वो परपेंडिकुलर ही चल रहा है। समझ रहा है कि नहीं बच्चों? बताओ, कैसे भी लाइट चले तो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इसी लाइट को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट? तो वैसा लाइट जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन हर पॉसिबल प्लेन में हो, हर पॉसिबल प्लेन, पॉसिबल मतलब कौन सा प्लेन पॉसिबल है? जो प्लेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लेन के हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो। परपेंडिकुलर तो पक्का है, ये शर्त तो हमेशा फॉलो होगा, ये शर्त हमेशा फॉलो होगा, ये याद रखना, ऑलवेज ओबे, तभी तुम ट्रांसवर्स वेव बोलोगे। ठीक है? तो हमें हर पॉसिबल प्लेन में, एक से ज्यादा प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ऑसिलेट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा हो, तो इसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसको अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, जैसे तो कुछ पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे, कुछ पार्टिकल ऐसे, कुछ पार्टिकल ऐसे, और लाइट कैसे जा रहा है? ऐसे। तो लाइट जा रहा है ऐसे। अब देखो इस पेन से सब लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? इस प्लेन के साथ ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ये भी सब बना रहे हैं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट दिखाने का एक तरीका है। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो गया? वैसा लाइट जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, लाइट में कौन वाइब्रेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में, इन द प्लेन, उस प्लेन के अंदर जो कि परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। और जितने भी लाइट सोर्स आपके आसपास हैं, बल्ब, ट्यूब, ये सब के सब अनपोलराइज्ड लाइट ही फेंकते हैं। समझ में आ गया? पोलराइज्ड लाइट कोई नहीं फेंकता, कोई पोलराइज्ड लाइट नहीं फेंकता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो क्या बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट? द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी साधारण, द ऑर्डिनरी लाइट, द ऑर्डिनरी लाइट in which the vibration of electric field, E लिख दिया हमने, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, occurs symmetrically in all directions, on all directions। अब ऑल डायरेक्शन बोले तो ये नहीं कि जिधर जा रहा है उधर भी कोई हिल रहा होगा, ऐसे ऐसे कोई हिल रहा होगा, नो 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 नो, ट्रांसवर्स वेव में ऐसा कभी नहीं होता। इन ऑल डायरेक्शंस in a plane perpendicular to, in a plane perpendicular to direction of propagation
of light is called unpolarized light. तो अनपोलराइज्ड लाइट का क्या डेफिनेशन हो गया? एक ऑर्डिनरी लाइट, नॉर्मल जितना भी साधारण लाइट है सब वही होता है, जिसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन आपने अक्सर एक ही देखा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस इलेक्ट्रिक फील्ड हर उस प्लेन में, उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, हर उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे जो एक प्लेन के अंदर है। प्लेन मतलब सतह, जो कि प्लेन, ये प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन के, और इसमें हर पॉसिबल में ऐसे 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 सब तरफ हो ही है, बस काम खत्म। उसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला नाम पढ़ना है हम लोग को, पोलराइजर, या इसको पोलराइड भी बोलते हैं। तो पोलराइड क्या हो गया? तो द डिवाइस which is used to convert unpolarized light into polarized light, unpolarized light into polarized, ठीक है, it's called polaroid। यह अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में बदल देगा। सवाल है कैसे? कैसे भाई? तो इट अलाउ, ये क्या करता है? इट अलाउ द पासेज ऑफ only one direction of vibration, एक दिशा के वाइब्रेशन को अलाउ करता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल याद रखना, ये आ सकता है टूरामिल क्रिस्टल, टॉर्मेलिन क्रिस्टल, और एक होता है निकोल प्रिज्म। अब आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं, ध्यान दो। ये तो देख लिया आपने अनपोलराइज्ड लाइट कैसा होता है, आपने बना भी लिया होगा, इतना नोट कर लो। अब थोड़ा मेरी बात को समझेंगे, इसी को हम डायग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कभी रस्सी हिलाया होगा ऐसे ऐसे, मान लो आप रस्सी को ऐसे हिला रहे हो, थोड़ा समझना, और यहां पर हमें खड्डा लगा दे, खड्डे में से रस्सी को गुजारे, और यहाँ पे गोल छेद है। क्या लग रहा है? इधर रस्सी हिलते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो वाइब्रेशन को रोक देगा। अच्छा, बहुत अच्छा, समझना मेरी बात को। अब हमने इस रस्सी में लंबा ऐसा छेद कर दिया, अब क्या लग रहा है? वाइब्रेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब रस्सी इधर की भी वाइब्रेट करेगी, इधर की भी रस्सी वाइब्रेट करेगी। ओके, अच्छा, अगर हम इस रस्सी को ऐसे, इस खड्डे को ऐसे घुमा दे, छेद ऐसे कर दे, तो जाएगा वो हिलते हुए? नहीं, ऐसे ऐसे हिलते जाएगा, रोक लेगा। अब आप इसको डेफिनेशन को पढ़िए, अब क्या बोल रहा है? तो तुम बोल सकते हो ना कि इस रस्सी, ये जो खड्डे में लंबा सा छेद है, वो अलाउ करता है वाइब्रेशन को जाना, एक दिशा। कैसे? अगर ऐसे 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 कोई हिलते, मान लो छेद ऐसे लंबा, कोई ऐसे ऐसे हिलते आए, जाने देगा वो? कोई ऐसे ऐसे आए, जाने देगा? रोक लेगा? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या बोल रहा, पोलराइड या पोलराइजर क्या होता है? तो ऐसा डिवाइस जो अनपोलराइज लाइट को, यानी जो सब प्लेन में हिल रहा है, सब डायरेक्शन में हिल रहा है, उसको वो पोलराइज में बदल देगा। कैसे बदलता है? तो ये अलाउ करता है टू पास ओनली वन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, सिर्फ एक दिशा के वाइब्रेशन को जाने देता है, ऐसे वाले को जाने देता है। समझ में आया? तो अब देखते हैं हम लोग कैसे होता है इसको। तो यहां पर हमने एक डिवाइस लगा दिया जिसका नाम है पोलराइड।
पोलराइड में बच्चों ऐसे ऐसे छेद बने होते हैं लंबा लंबा, तो वो एक दिशा के वाइब्रेशन को जाने देता है। याद रहेगा, पोलराइड में ऐसे लंबे लंबे होल बने होते हैं, इसको हम लोग पास एक्सिस बोलते हैं, गुजरने वाला एक्सिस। तो अब इसमें से लंबे लंबे छेद तो सिर्फ लंबे वाले वे भी निकलेंगे। सोचो ऐसे 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 हिलते आया तो वो पास हो जाएगा, जो ऐसे 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 हिलते आया छेद ऐसा है टक रोक देगा ना, जो ऐसे 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 हिलता है उसको भी रोक देगा, कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे हिलता है उसको भी रोक देगा, सबको रोक देगा, सिर्फ वो इसको जाने देगा। एक प्लेन वाले वाइब्रेशन को जाने दिया, ये बात समझा, सिर्फ एक वाले को जाने दिया। तो इट अलाउ द पासेस ऑफ ओनली वन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। देखो यार, ये जो लाइट अब मिल गया जिसमें एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में पूरे पार्टिकल हिल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या मिल गया? पोलराइज्ड लाइट। और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो पोलराइज्ड लाइट भी लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करना ही चाहिए, बिकॉज ट्रांसवर्सल वेव है। ट्रांसवर्सल वेव में हमेशा पार्टिकल कैसे हिलती है? डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे क्या था, बहुत सारे डायरेक्शन मिल रहा था, यहाँ बस एक ही। ये हो गया पोलराइज्ड लाइट। किससे मिला आपको? पोलराइड से मिला, पोलराइड की वजह से मिला है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था आपको, ठीक है। ये वाला मिटा देते तो पुराना लिखा हुआ है, ये भी लिखा था ना पहले से। तो आप पोलराइज्ड लाइट आप आराम से बता सकते हो। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो वैसा लाइट जिसमें लाइट के पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, और वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो हमेशा होना चाहिए, ट्रांसवर्स वेव है। तो चलिए पोलराइज्ड लाइट देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन में। पोलराइज्ड लाइट तो क्या बोल रहा है पोलराइज्ड लाइट में? द लाइट in which electric field vibrate in only one direction. In only one direction, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हिलेगा। in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave is called polarized light. ध्यान सुनो रे, इधर ध्यान सुनो। हम लोग जो डायग्राम अभी तक लाइट का बनाते थे वो पोलराइज ही बनाते थे, बट लाइट पोलराइज होता नहीं है। जैसे तुमको कोई बोले इलेक्ट्रिक लाइट का बनाओ, तुम ऐसे बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे बनाते थे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने डायरेक्शन में हिलाया था? एक, ऐसे ऐसे हिलाया है ना, एक अक्ष। क्यों? तुमको बोला था किसने पोलराइज बनाओ? नहीं। तो भाई कोई बोला सर माथा खराब हो जाएगा तो नहीं हिस्सा बनाएंगे, तो मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे, पागल हो जाएंगे ना। और उन सबके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाओ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे आएगा, समझा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ऐसा आएगा, बौड़ा ही जाएंगे। इसलिए हम लोग पोलराइज बना देंगे, पोलराइज वाला हो गया। बट आपको ऐसे बना के दिखाना अब इस पूरे चैप्टर में। पोलराइज लाइट को देख लो, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा, एक ही डायरेक्शन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट। अब देखो, मान लो यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट जो था उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी समझता है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हाँ ओके। जब ये यहां से गुजरा तो कुछ लाइट रोक लिया इसने, कुछ क्या, बहुत सारा रोक लिया, सिर्फ एक को जाने दी, तो इसकी इंटेंसिटी घट के आधा हो जाती है। याद रखोगे, ये सवाल आता है, ये सवाल आता है, ठीक है। यानी आप देखो, जैसे ये ब्राइटनेस दिख रहा है इतना, और हम आपको यहाँ पर पोलराइड लग के दिखाए ना, तो इधर से निकलने वाला लाइट की ब्राइटनेस घट जाएगी, समझा?
समझा कि नहीं समझा? तो यहां पर देख लो क्या लिखेंगे कि व्हेन, जब अनपोलराइज्ड लाइट को, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through polaroid, its intensity become half, आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है? इंटेंसिटी की बात हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट की हो गई आई नॉट बाई 2। खत्म। समझ में आ गया ना? आ गया होगा समझ में आपको? चलिए नोट कर लीजिए। अगला ध्यान दो। अगला आपको पूछा जाता है हाउ टू डिस्टिंग्विश between polarized, unpolarized and partially polarized light। तो बच्चों बाजार में निकोल प्रिज्म मिलता है, इवन बहुत सारा जो सनग्लास होता है ना, चश्मा, उसमें भी पोलराइजर लगा रहता है। चश्मे में भी, चश्मे से भी क्या होता है, आप धूप वाला चश्मा देखोगे अच्छा वाला, तो उसमें से धूप जितना आ रहा है उतना अंदर नहीं घुसता है। आता है कि आंखों पे उतना धूप नहीं, क्या करता है, धूप के इंटेंसिटी को कम कर देता है, आधा। कैसे कर देता है? उसमें क्या लगा रहता है? पोलराइड लगा रहता है, पोलराइजर। तो अब सवाल है कि आपके पास जैसे ये ट्यूब से लाइट निकल रहा है, ये बल्ब से निकल रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो पोलराइज्ड है कि नहीं? तो बहुत सिंपल टेस्ट है इसका, हम लोग कर देखते हैं। ध्यान दो, सबसे पहला बात करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की। ध्यान दे बच्चों, इधर अनपोलराइज्ड लाइट। तो आपको क्या करना है, एक अनपोलराइज्ड लाइट एक लाइट सोर्स ले लेना है, कुछ भी हो सकता है। मान लो वो अनपोलराइज्ड है, तो उसका पार्टिकल ऐसे हिल रहा होगा कि नहीं? सभी प्लेन में हिल रहा होगा, जैसे जैसे हो सकता है। ये है अनपोलराइज्ड लाइट। ये हम लोग एरो से क्या बनाते हैं समझता है ना, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहा है। अब यहां पर एक पोलराइड रख दो, यहां पर एक बच्चों पोलराइड रख लो। पोलराइड का पास एक्सिस होता है, पास एक्सिस समझता है, कैसे कैसे वाले को निकालने देगा। ऐसा एक्सिस बनाया हमने, तो समझो ऐसे वाले को शेप निकालने देगा। ये निकल गया, ऐसा लाइट निकला। ये कैसा लाइट होगा बता? पोलराइज्ड है, बताया हमने। अब आप क्या करो बच्चों, ध्यान दो, एक और पोलराइड रख दो और इसका पास एक्सिस ऐसे होना चाहिए। तो बताओ यहां पर कितना लाइट पास होगा? 0 होगा कि नहीं? क्योंकि अभी सिर्फ ऐसे वाले बचे हैं और तुम ऐसा वाला प्रिज्म रख देते, रोक देगा सबको, किसी को नहीं जाने देगा। फिर से समझो, यहां पर ऐसे 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 हर डायरेक्शन में हिलता था, उस पर तुमने पोलराइजर ला दिया, इसका पास एक्सिस ऐसा है, तो उसने ऐसे वाले को जाने दिया बस। एक तो ऑलरेडी आधा कर दिया, कम कर दिया। यहां से यहां जब गया तो कितना इंटेंसिटी हो गया? हाफ। और यहां से आ गए तो 0। कोई बोला का है भाई? क्योंकि अब हम पोलराइड जो रखे हैं उसका पास एक्सिस ऐसा है। मतलब आपको 2 पोलराइड रखना है, 2 पोलराइड रख के चेक हो जाएगा। ध्यान देना, 2 पोलराइड रख के चेक हो जाएगा। कैसे? एक को ऐसे रखना तो एक को ऐसे रखना, उल्टा, एक साथ मत रख देना। ऐसे मान लो हम इसको रख तो वो सेम ही आ जाता ना।
तो आपको अनपोलराइज लाइट जांचना है कि वो पोलराइज है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, आप लाइट सोर्स के सामने एक पोलराइड रखो, फिर पीछे एक पोलराइड रखो, बट ऐसे रखना, पास एक्सिस सेम नहीं होना चाहिए दोनों का। और यहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुंचा, समझ जाना कि वो सोर्स क्या था, अनपोलराइज। बोलो समझा कि नहीं समझा? सब लोग बताएंगे समझा कि नहीं समझा? बोल नहीं रहे सब। बाय यूजिंग टू पोलराइड we can test the nature of light. नेचर ऑफ लाइट को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कैसे भाई? कैसे भैया? नहीं तो एक से भी हो जाएगा, रुक जाओ, एक से भी हो जाएगा, वेट 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 वेट, एक से भी हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दें। एक से कैसे होगा? अब आप क्या करो, यहां से आई इंटेंसिटी जा रहा है, तो यहां कितना पहुंचता है बताओ? I0/2। अब समझो, अब हम क्या करेंगे, इस पोलराइड को घुमा दो, अभी I0/2 गया, अब हम इस पोलराइड को घुमा दे, ऐसे कर दे पास एक्सिस, तो भी कितना जाएगा? एक हो जाएगा, ऐसा वाला निकल जाएगा, बाकी सबको रुकेगा। यानी पहले इंटेंसिटी I0 था, तो फिर कितना रहेगा? I0/2 ही रहेगा। समझा नहीं समझा? मान लो हम पोलराइड को ऐसे रखे थे, तो सिर्फ ऐसे वाला वाइब्रेटर जाता था, एक वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ करता था, तो इंटेंसिटी आधा। ऐसे कर दिए, तो अब ये वाला डायरेक्शन को अलाउ करेगा, तो भी एक ही डायरेक्शन को अलाउ कर रहा है, तो फिर इंटेंसिटी कितना रहेगी? आधा। हमको तो ये वाइब्रेशन दिखता नहीं ना, हम तो महसूस करेंगे बस लाइट के ब्राइटनेस को। तो हम यहां से जब देखेंगे, जब बच्चों हम यहां से देखेंगे रोटेट होने के बाद, तो हमको इंटेंसिटी सेम दिखेगी। एक ही की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया? तो यहां पर आप लिख सकते हो ऑन रोटेटिंग पोलराइड, if the intensity of emergent light remains same, then light source is unpolarized। समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत आसानी से। कि अब हम इस पोलराइड को घुमा घुमा के ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हर दिशा में रखेंगे, घुमाएंगे इसको। हम यहाँ खड़े हो जाएंगे और इसको घुमाएंगे, टक 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 टक। घुमाने से भी हमको ब्राइटनेस उतना ही दिख रहा है जितना पहले दिखता था, तो समझ जाएंगे अनपोलराइज है, बिकॉज ये एक एक्सिस को पास करते रहेगा। यहाँ पर हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, हर बार कुछ ना कुछ उतना ही पास होते रहेगा। कभी ऐसा वाला पास हुआ, कभी ऐसे वाला होगा, कभी ऐसे वाला होगा, होगा ना, एक ही होगा। लेकिन बोलेंगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बताइए। दूसरा, अगर आपके पास पोलराइज्ड लाइट है, सेम कंडीशन आप पोलराइज्ड लाइट के साथ करके देखो। सोचो, यह है पोलराइज्ड लाइट, इसको आप प्रिज्म इससे पास करना है, और इसका आप डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस ऐसा है, देखो तो लग गई। ये सिर्फ ऐसे है, ऐसे आ ही रहा है, एक ही को डायरेक्शन में आ रहा है। कोरोना अलग मार रहा है, लाइट अलग मार रहा है, तो ऐसे ऐसे लाइट वाइब्रेट कर रहा है एक ही प्लेन में, और तुमने पास एक्सिस ऐसा कर दिया। अब तो कोई नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? नहीं जाएगा। यहाँ I0 है, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? 0। पोलराइड बोलते हैं या पोलराइजर, दोनों एक ही है, पता है ना? पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0/2 होती है ना? यहां से तुलना करेंगे तब ना। अगर मान लो यही लेके आ गए, तो मान लो हम जो लाए उसको ही I0 मान रहे हैं, ठीक है? ध्यान देंगे तो इसमें आप कहानी खुद से लिख सकते हो। अब हम समझा, यहाँ पोलराइज लाइट सोर्स है, अब हम इसको रोटेट करें, टक टक टक, जैसे हम यहां रखते हैं तो दिखता है, घुमा देते दिखना बंद हो जाता है। समझा? क्यों? क्योंकि जब सीधा रखोगे तो दिखेगा, लाइट आएगा, और घुमा दोगे तो नहीं आएगा। क्लियर हो गया? इसलिए रोटेट करके देखना है भाई, पक्का तुमको पता नहीं ना कि कैसा वाइब्रेशन है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो अगला आप खुद से लिख लोगे, ऑन रोटेटिंग पोलराइड इफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे बिकम जीरो या डिक्रीजेस, जो भी लिख सकते हो, डिक्रीज, जीरो, जो भी, तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, तब कौन सा लाइट होगा, पोलराइज्ड। कौन सा होगा, पोलराइज्ड होगा। बोलो आ गया नहीं आ गया। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ध्यान दें, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ये क्या होता है, तो पोलराइज मतलब तुमको पता है कि एक ही प्लेन में हिलना, ये तो पक्का है। पार्शियल पोलराइज मतलब एक प्लेन और थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जाए, हल्का, ये देखो, मतलब लाइट ऐसे और जस्ट थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे, समझ गया ना, मतलब पोलराइज ही है वो, एक प्लेन में पूरा नहीं है 100%, लेकिन पूरा बिखरा हुआ भी नहीं। अनपोलराइज क्या होता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, सब चारों तरफ सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक वर्ड लिखा था अनपोलराइज में। सिमेट्रिक का मतलब ऐसे एगो हिल रहा है पार्टिकल, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, सब जगह एक एक, तो वो अनपोलराइज हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, सब जगह नहीं, बस ऐसे खड़े में ज्यादा लोग हैं, इधर है नहीं कोई, यानी ऐसे हल्का टेढ़ा, फिर ऐसे, समझा, तो ये वर्टिकल की तरफ ज्यादा लोग का झुकाव है, पार्शियल पोलराइज। या ऐसे प्लेन को मानो, एक ऐसे हिल रहा हो, फिर अगला उससे थोड़ा सा अलग, फिर अगला इससे थोड़ा, ऐसा कोई हो ही नहीं, समझा ना, समझा कि नहीं, चारों तरफ फैला नहीं हो, तो ये पार्शियल पोलराइज्ड है। जिसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन अनसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिक, एक प्लेन की तरफ ज्यादा होना चाहिए। अब इसको आप पोलराइड से गुजारो, पोलराइड में ये पास एक्सिस है, तो देखो ध्यान समझना, इसमें आपको कुछ लाइट तो पास होते रहेगा, समझना, क्योंकि ऐसे आप पोलराइड रखे तो ऐसे वाला निकल जाएगा, आप पोलराइड को घुमाओ तो भी थोड़ा सा लाइट निकल ही जाएगा, निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा वाला भी तो है। मान लो पोलराइड को, ये पोलराइड है, देखो ये पोलराइड, अभी ऐसा पास एक्सिस है तो ऐसा वाला निकल गया, थोड़ा सा घुमाए तो ऐसा भी तो लाइट है, तो ये भी निकल गया, थोड़ा और घुमाए तो अब नहीं निकलेगा, हाँ, यानी इंटेंसिटी घटेगा धीरे धीरे से। इसमें क्या होगा, ऑन रोटेटिंग पोलराइड, पोलराइड रोटेट करने से इंटेंसिटी ऑफ लाइट decreases from maximum to minimum, मैक्सिमम से मिनिमम घटे धीरे धीरे, तो पार्शियली पोलराइज बोलेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट, फिर हम लोग पढ़ेंगे मालूस लॉ। देखिए अगला पढ़ रहे हैं हम लोग मालूस लॉ। इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि पोलराइड से पास करने पर, ध्यान देना, जैसे यहां पर एक पोलराइड हमने लगाया, इसका कुछ भी पास एक्सिस होगा, आई डोंट नो, और यहां पर अनपोलराइज लाइट लगाया आपने, अनपोलराइज लाइट तो समझ गया, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये अनपोलराइज लाइट है। और ये पोलराइड है, और एक और पोलराइड लगा, इसको P1 बोल दो और इसको P2। तो यहां अगर I नॉट डाले तो यहां कितना आता है, अरे I नॉट बाई 2, ये तो पक्का है, ये पक्का पक्का एकदम गारंटी, इसके लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं है। बट यहां से यहां कितना आएगा, वो तो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, जैसे ऐसे सेम सेम रखे तो पूरा चला जाएगा, घुमा दिए तो थोड़ा कम जाएगा, तो हल्का से घुमाए तो थोड़ा कम जाएगा, और घुमा दिया ऐसे तो कुछ भी नहीं जाएगा, यानी चेंज हो रहा है।
यानी दो पोलराइड से पास होने के बाद, ध्यान सुनो, इसको मिटा देते हैं, ये हाफ तो आपको पक्का है, यहां से यहां हाफ हो जाता है। दो पोलराइड से पास होने के बाद, तो यहां पर एक लाइट है, पोलराइज लाइट, इसका इंटेंसिटी आई नॉट। यहां से हम यहां तुलना करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते बिकॉज हमको ये पता है। नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, यहां पर इंटेंसिटी कितना मान लो 2I0, तो 2I0 से I0 हो गया काम मेरा, हो गया कि नहीं हो गया? 2I0 से कितना हो गया? I0। अब इससे जब ये जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा? तो अब बच्चों एक काम करना, आपको दोनों के पोलराइडर के बीच का एंगल देखना है, पास एक्सिस के बीच का। तो ये पोलराइड रखा हुआ है, अब इसको ना हम थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, सही रहेगा। तो इसका पास एक्सिस ऐसे है बच्चों, तो आप देखो ऐसे, ऐसे पास एक्सिस है, यानी इसका कुछ वर्टिकल के साथ एंगल बना हुआ है थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? कुछ एंगल बना हुआ है थीटा पास एक्सिस का, ऐसे है वो। ओके, तो इसके और इसके बीच का एंगल बोलो, या इसके इसके बीच का एंगल थीटा है। मान लो थीटा डिग्री से हम रोटेट कर दिए, मान लो हम थीटा डिग्री से रोटेट कर दिए, तो इसमें इसमें कौन सा वाला लाइट अलाउ होगा? ऐसा वाला लाइट बस अलाउ होगा, होगा ना, बाकी तो अलाउ ही नहीं होंगे। तो यहां इंटेंसिटी मान लो आई हो गया, तो ये आई का फॉर्मूला उसने दिया था, मालूस लॉ ने, क्या बोला था? आई इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इससे निकल जाएगा। जहां पर I0 क्या है, तो I0 इसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। फिर से सुनना, फिर से सुनना, जब कोई एक पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइडर पे गिरेगा, जब कोई पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड पे गिरेगा तो कितना इंटेंसिटी पास होगा? अनपोलराइज गिरेगा तो आधा हो जाएगा, ये तो पक्का है ना, ठीक है। तो ये I0 है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और थीटा हो गया बच्चों, थीटा हो गया एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है बताइए? टू पोलराइड, एंगल बिटवीन टू पोलराइड, दोनों पोलराइड के बीच का एंगल है। और आई क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम P2, P2 से निकलने वाला लाइट का इंटेंसिटी आई है। तो ये मालूस लॉ है, ठीक है बच्चों। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है प्रूफ, ध्यान देंगे। प्रूफ क्या हम आपको बताते हैं, ध्यान दे इधर बच्चों। मान लो यहाँ I0 इंटेंसिटी आया, I0 आया, बहुत अच्छा। तो ये एंगल थीटा है, ये I0 इंटेंसिटी इधर है, ऐसे में I0 है इंटेंसिटी, या एम्पलीट्यूड मान लो, एम्पलीट्यूड, चलो लेट इट्स एम्पलीट्यूड बी, देखो प्रूफ देखें, लेट एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मान लो ये जो पोलराइज्ड लाइट है बच्चों, यहां से ये जो ऐसे ऐसे वाला, इसका नहीं मान रहे हम, इसका वो ए है, ओके, यानी ये ए हो गया, ऐसे ऐसे ऑसिलेट जो कर रहा है उसका औकात ए है। तो अगर ये थीटा एंगल है, इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा? सटा तो कॉस कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ए कॉस थीटा। देन कंपोनेंट ऑफ ए दैट passes from P2, ये बात को थोड़ा फील करते हैं, इसको इस पे स्टार लगा के। तो आपको फिर से बता रहे हैं, ये पोलराइड आप लगाते हो, यहां समझो, देखो ये पोलराइड आप लगाते हो तो ये आधा कैसे पास हो गया? तो थोड़ा सोचो, लाइट सारे प्लेन में हिल रहा था, और सारे प्लेन में हिलने के बाद एक ही प्लेन पास हुआ, तो बहुत कम होना चाहिए, तो आधा कैसे हो गया? तो जवाब हम बताते हैं, ध्यान दो। एक्चुअली तुम गलत सोच रहे हो। क्या होता है कि पोलराइड का पास एक्सिस ऐसा है, तो मान लो, देखो तुमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है ना, वेक्टर पढ़े होगे, मान लो कोई वेक्टर इधर है, तो उसका इधर एक कंपोनेंट होता है, इधर एक कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट होते हैं क्या? दो, एक वर्टिकल ओरिजेंटल। अच्छा, तो मान लो कोई लाइट ऐसे हिल रहा, तो उसका कोई कंपोनेंट होगा कि नहीं? ऐसे में होगा ना, समझ में आया कि नहीं? देखो एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो तो पूरा निकल गया,
एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो निकल जाएगा वो। फिर कोई पार्टिकल ऐसे हिल रहा तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा। फिर कोई हर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन का एक एक कंपोनेंट समझता है ना, हर वेक्टर के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं जिसको कंपोनेंट बोलते हैं, यानी हर डायरेक्शन का एक कंपोनेंट निकल जाएगा। समझ में आया? मान लो यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्शन है, तो इनफाइनाइट में सबका एक एक टुकड़ा निकल जाएगा, तो एक यहाँ बच जाएगा, एक निकल जाएगा, तो आधा निकल गया ना। सोचो, अरे हर वेक्टर के 2 टुकड़े हम कर देंगे, 2 में से एक टुकड़ा निकल जाएगा। मान लो यहाँ 100 वेक्टर है, तो 100 में से सबका आधा, 100 का 2 टुकड़ा होगा तो 200 हो जाएगा। 200 में से कितना निकल जाएगा? यहाँ से 100 को निकल जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, फिर से बता दें। मान लो यहाँ पर डायरेक्शन देखो, गिनो यहाँ पर कितने, 1 2 3 जो भी है 4 गो है, तो चारों के 2 कंपोनेंट होंगे, उन सब में सबका एक एक कंपोनेंट निकल जाएगा, तो आधा आया कि नहीं? एग्जैक्टली आया ना आधा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखो कि आई नॉट इंटेंसिटी डाले और ये कुछ थीटा एंगल से मुड़ा है, तो कितना निकलेगा? एक कंपोनेंट मिलेगा इसका। कौन सा कंपोनेंट पास होगा? आई नॉट कॉस थीटा। समझा? सॉरी, ए कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी पोलराइड से जो पार्टिकल का डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट पास हो जाता है, तो ए कॉस थीटा पास हो गया। एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा। अच्छा, आई नॉट का वैल्यू कितना होगा? अगर मान लो एम्पलीट्यूड ए था, तो आई नॉट क्या होता है? आई नॉट क्या होता है? के टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, होगा कि नहीं? आई नॉट क्या हो गया? आई नॉट हो गया इंटेंसिटी ऑफ, लिखा भी होगा, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड वेव। तो अब कितना पास हुआ एम्पलीट्यूड? ए कॉस थीटा। तो बताओ इंटेंसिटी कितना पास हुआ? इंटेंसिटी के लिए क्या करोगे बताओ? के भी तो लगाएंगे, आई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा का स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जम गया? देख लो, इसके जगह क्या रख दोगे तो? आई नॉट। ये हो गया प्रूफ। फिर से एक बार समझ लें। मान लो कि यहां से जाने वाले का एम्पलीट्यूड ए है। देखो, एम्पलीट्यूड में डेरिवेशन होता है, इंटेंसिटी में नहीं। ये बात तो समझ गया तुमको? अब देखो, सब जगह हम एम्पलीट्यूड में कराएं, बाद में हम इंटेंसिटी भर देते हैं। तो एम्पलीट्यूड ए है, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? के इंटू ए स्क्वायर। बहुत अच्छा। यहां से ए कॉस थीटा पास हुआ, आई कॉस थीटा नहीं, ए कॉस थीटा। ए का कॉस थीटा टुकड़ा पास हो गया, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितना पास हुआ? के इंटू ए कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर उसमें आ गया आई इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आना बताएंगे। ये है मालूस लॉ। इसके 2 स्पेशल केस पढ़ेंगे, इसके बच्चों हम लोग 2 स्पेशल केस पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर ले पहले। द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट that emerges, emerge यानी बाहर आना, from polaroid is पहला पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट यानी जो उसका इनिशियल इंटेंसिटी है, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के एंगल का कोसाइन का स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। समझ गया होगा? बहुत आसान है। चलिए नोट करिए।